Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM सीरीज 13 वीडियोस. NISM की जो सीरीज 13 है कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक कंप्लीट कर चुके हैं जिसके 10 चैप्टर्स की वीडियो हम डाल चुके हैं. उसके बाद हमने करेंसी डेरिवेटिव्स की बुक की भी शुरुआत की थी जिसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम करेंसी डेरिवेटिव्स बुक. तो चलिए देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आज का जो चैप्टर नंबर 2 है फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स. मीनिंग डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड इट्स फंक्शंस. डेरिवेटिव्स के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके फंक्शंस की बात करेंगे और डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे. ये जो चैप्टर नंबर 2 है, तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, तो आज हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज के डेरिवेटिव्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले ये भी बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है. देखिए इक्विटी डेरिवेटिव्स के बुक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. फिर हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात की थी. जो क्रक्स है डेरिवेटिव्स इस सीरीज का, पूरी कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम की सीरीज का, वो है डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो चैप्टर जो 3 बुक्स हैं जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव्स हो गया, फिर करेंसी डेरिवेटिव्स हो गया, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो गया, तो डेरिवेटिव्स का जो टर्मिनोलॉजीज हैं, फिनोमेना है, वो तीनों पे सेम रहेगा. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, फिर करेंसी डेरिवेटिव्स. अब करेंसी के भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक, तो सबसे पहले तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स वाली बुक की सारी वीडियोस देखनी है. उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो बहुत हद तक आपको वहाँ पे डेरिवेटिव समझ आ जाएगा. यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट होने वाली है बट स्टिल आई एम जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी मैं दोबारा चीज़ें रिपीट करूँगा. आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट द डेरिवेटिव इज, व्हाट आर ऑल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताऊंगा. तो फिर आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनआईएसएम सीरीज 13 के जो करेंसी डेरिवेटिव्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव्स की कोई खुद की वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू होती है डिराइव टू सम फ्रॉम एनी अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, सो डेरिवेटिव्स इज समथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. और वो जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है. वो एक स्टॉक हो सकता है, वो आपके इक्विटी इंडेक्सेस हो सकते हैं, वो करेंसी हो सकती है, वो इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है. कमोडिटीज़ में आपका गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम हो सकते हैं, नेचुरल गैस हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों का जब डेरिवेटिव्स बन सकता है, तो डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं है. डेरिवेटिव्स वो चीज़ है जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है टू सम अंडरलाइंग एसेट. और अंडरलाइंग एसेट को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो स्पॉट प्राइस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कमोडिटी है गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड का जो स्पॉट प्राइस है यानी कि कैश मार्केट में जो प्राइस है उसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस. यानी कि अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, उसका स्पॉट प्राइस क्या है कैश में. और जब मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ तो उसका जो गोल्ड का डेरिवेटिव बनेगा उसका प्राइस किस पे डिपेंड होगा. जो अंडरलाइंग एसेट है गोल्ड, उसके प्राइस पे उसका फ्यूचर का प्राइस डिपेंड होगा. ये प्लेन वनीला डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स की. चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ. जैसे कि जो बुक में भी एग्जांपल दिया गया है कि एक व्हीट फार्मर है, मे विश टू सेल देयर हार्वेस्ट एट फ्यूचर डेट. ठीक है, अब उसको वो सेल करना चाहता है अपनी हार्वेस्ट को फ्यूचर डेट पे टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द प्राइस बाय दैट डेट. ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है जो डेरिवेटिव्स माना जाएगा. तो कुछ 3 क्राइटेरियाज हैं. चलिए समझते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के 3 क्राइटेरियाज क्या है. वैल्यू ऑफ डिराइव इज लिंक टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव है वो लिंक होगी सम अंडरलाइंग एसेट से. और वो अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको भी बताए हैं. ट्रेड सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट. जो सेटलमेंट डेट है वो फ्यूचर में होगी. 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने जो भी होगा वो फ्यूचर में सेटल होगा. ऑन ट्रेड डेट देयर शुड नो फुल कैश आउटले. और जो ट्रेड की जो डेट है उसमें पूरा कैश का आउटले नहीं होगा. तो आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उसकी पूरा कैश नहीं देना है या पूरी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, कुछ परसेंटेज ही आपको देना होता है. एंड फोर्थ इज ट्रेड मस्ट सेटल ऑन नेट बेसिस एंड नॉट ऑन ग्रॉस बेसिस. देखिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का जो सबसे पहले जन्म हुआ था, ये वो आई शुड से जो एमर्ज हुए थे वो हुए थे एक तरीके से हेजिंग पर्पस के लिए. हेजिंग वो डिवाइस के तरह काम करते थे अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन द कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस थी. तो वो हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल
किया जाता था। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो स्पॉटलाइट में आए थे लगभग 1970s में आए थे और उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हो गए थे 1990s में, राइट। तो उसके बाद फिर डेरिवेटिव मार्केट्स का इंडिया में जन्म हुआ और फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स आए, फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव्स की स्थापना हुई। चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बहुत अच्छे से हमने समझाया था पहले भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए दोबारा समझते हैं। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। ये कस्टमाइज्ड है जहां पर दो पार्टीज, ठीक है, एक ओवर द काउंटर ट्रेड है जिसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, जहां पर सिर्फ दो पार्टीज हैं और सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन अ फ्यूचर एट टुडेज प्री एग्रीड प्राइसेस। तो दो पार्टीज जब ये सेटलमेंट करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि आज के प्राइस में जो फ्यूचर की सेटलमेंट होगी, आज ही प्राइस डिसाइड कर लिया जाएगा, वेयर सेटलमेंट्स टेक प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट टुडेज प्राइसेस। सो दैट इज प्लेन वनीला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करता हूँ फ्यूचर्स की। देखिए जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड का, सिर्फ इसमें यह है कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, यानी कि मोर ऑर्गेनाइज्ड तरीके का प्रोडक्ट है। तो फ्यूचर में तो क्या है, ओवर द काउंटर ट्रेड हो रहा है, दो पार्टी मिलके एक ट्रांजेक्शन कर रही हैं, राइट। यहाँ पे फ्यूचर में ट्रांजेक्शन, फ्यूचर्स में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये सारे एक्सचेंज के रूट से हो रहे हैं, राइट। सो फ्यूचर प्राइस इज द करंट प्राइस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द फ्यूचर प्राइस इज द प्राइस एट विच प्रिवेल एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करता हूँ ऑप्शंस की। देखिए ऑप्शंस क्यों, क्या है ना कि हम ऑप्शंस का यूज करते हुए भी डज नॉट बाय और सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, बट हमें राइट्स आ जाते हैं और हम बाय और सेल कर सकते हैं विदाउट ऑब्लिगेशन ऑन द अंडरलाइन, ठीक है। सो हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं जब हम बुलिश होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं जब हम बेयरिश होते हैं, या सेलिंग भी होती है, वी कैन सेल कॉल, वी कैन सेल पुट एज वेल, और डिफरेंट डिफरेंट इस पे ऑप्शंस में स्ट्रेटेजीज होती हैं। सो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अब बात करता हूँ ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। देखिए क्या ड्राइवर्स हैं जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमको लाने पड़े। इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी, जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, आज मार्केट्स इतनी वोलेटाइल हैं, इवन जब भी इक्विटी मार्केट्स की स्थापना हुई या आपका कमोडिटीज़ हैं, इक्विटी है, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स हैं, सब मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हैं। सो इस वोलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया डेरिवेटिव्स। तो जैसे जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, सब एक्सचेंजेस ने ये जाना, सब गवर्नमेंट्स ने ये देखा कि इस प्रोडक्ट्स की नीड है और इकोनॉमी में ये प्रोडक्ट होने चाहिए। सो इंक्रीज वोलेटिलिटी, इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स बहुत ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट सारी इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। मार्केट इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड शार्प डिक्लाइन इन देयर कॉस्ट्स। जब एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट या कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज के थ्रू आती है, तो वहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर आ जाते हैं और एक देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द कॉस्ट। सो कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का जब आए हैं तो उसके लिए फिर एक डेवलपमेंट हुई है मोर सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की भी, कि मेरे पास डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे मैं अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। मेरा कैश में पोर्टफोलियो है फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है या मार्केट गिर जाएगा या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस नीचे जा सकता है, तो मैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हेजिंग कर सकता हूँ। मैं डेरिवेटिव मार्केट्स में वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ और फिर मार्केट जितना नीचे जाएगी उस डेरिवेटिव्स में मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो आई कैन शॉर्ट उस सिक्योरिटी का डेरिवेटिव को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर अपनी पोजीशन हेज कर सकता हूँ, अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। और जब मेरे को लगेगा कि हाँ बस इतनी गिरावट आ चुकी है, फिर मैं डेरिवेटिव पोजीशन से निकल जाऊँगा और फिर मेरी कैश की पोजीशन रखी रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस भी हेज कर सकता हूँ। ये बहुत वोलेटिलिटी में बहुत काम आती है। तो ये हैं कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं मार्केट प्लेयर्स की। देखिए मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है, तीन कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे मार्केट में प्लेयर्स आ सकते हैं। सबसे पहले आ सकते हैं हेजर्स, उसके बाद आ जाते हैं स्पेकुलेटर्स और फिर आर्बिट्राजर्स। सो ट्रेड इन द डेरिवेटिव मार्केट, ये तीन लोग जो हैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेजर का बताता हूँ, जैसे कि हेजर्स का क्या काम करता है। देखिए हेजर जो है फेस करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस। अब मेरा फॉर एन एग्जांपल आई हैव एन इक्विटी
पोर्टफोलियो, मेरा इक्विटीज़ में कुछ पोर्टफोलियो है, कैश में पोर्टफोलियो है और मुझे ये डर है कि इन फ्यूचर में चाहे जियोपॉलिटिकल कंडीशन बोल लीजिए या किसी भी तरीके से या कोई भी जो रिस्क है आ सकता है और मेरी जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू नीचे आ सकती है, अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊँ। तो क्या कोई ऐसा टूल है जिसके ज़रिए जिसको मैं यूज़ करते हुए पोज़ीशन को हेज कर लूँ, यानी कि मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँ अपने रिस्क को? अब मैं मिनिमाइज़ करने की कोशिश कैसे करूँगा? या तो मैं अपने पोर्टफोलियो को सारे को बेच दूँ, लेकिन मैं ये भी करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सेल माय पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो इस केस में मैं डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ फॉर हेजिंग पर्पस। मैं डेरिवेटिव्स में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, अगर मैंने इंडेक्स में मैंने बाइंग है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैंने बाइंग है, तो उन स्टॉक्स के फ्यूचर को मैं सेल करके पोजीशन को हेज कर सकता हूँ। हेज पोजीशन क्या होती है कि मेरे को नो प्रॉफिट नो गेन की सिचुएशन ला देती है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको हेज पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने पोजीशन हेज कर दी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट शॉर्ट करके। अब जब मार्केट नीचे आ गई तो मुझे डेरिवेटिव्स में प्रॉफिट बुक करके डेरिवेटिव्स को फिर से प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो डेरिवेटिव्स में हम बाय करके सेल कर सकते हैं और ऐसे ही सेल करके नीचे बाय भी कर सकते हैं। तो बाय करके सेल करेंगे ऊपर की तरफ उतना प्रॉफिट बनेगा और बेच के नीचे फिर खरीदेंगे तो उतना प्रॉफिट बन जाएगा। तो जब हम एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं और अगर वो नीचे आ जाती है उसकी वैल्यू, तो उतना हमारा प्रॉफिट होता है। तो अगर मार्केट डाउन जाती है और अगर मेरे कैश में मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है और अगर मैं उसके डेरिवेटिव्स को शॉर्ट कर दूं तो मेरा डेरिवेटिव्स में प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट गिरी तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे को डेरिवेटिव प्रोडक्ट से निकलना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के निकलने के लिए मेरे को फिर से वो अंडरलाइंग एसेट जो मैंने जिसका डेरिवेटिव्स शॉर्ट किया उसको बाय करना पड़ेगा, तभी वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी। अब मेरे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसको बाय करना पड़ेगा फिर से, और मैं उसको फिर बाय करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और जो मेरा कैश में जो पोर्टफोलियो है वो फिर मेरा एज इट इज़ रहेगा। मार्केट कभी भी रिकवर हुई उस पोजीशन पे आएगी तो आप देखोगे उस पोजीशन पे जहाँ मेरी पहले थी, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा डेरिवेटिव्स में। तो वो पोजीशन पे मेरे को, मैं तो वहीं पे पहुंच गया हूँ जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी कैश वाली, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन मेरे को डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने इसको बेच दिया था। सो इस तरीके से हेजिंग से निकलना पड़ेगा, लेकिन हेजर्स जनरली यूज़ करते हैं ज़्यादातर टूल्स अपने पोजीशन को हेज करने के लिए। सो हेजर्स का काम है कि प्राइस रिस्क जो अंडरलाइंग एसेट का उसको रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना उस रिस्क को। उसके बाद आ जाते हैं स्पेकुलेटर। देखिए स्पेकुलेटर्स का काम क्या है, ये उनका काम है प्राइस मूवमेंट पे बेट करनी होती है किसी भी अंडरलाइंग एसेट की। एक तरीके से आप बोल लीजिए जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो स्पेकुलेट करते हैं और ये स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा रिस्की भी मानी गई है, राइट? तो किस तरीके से स्पेकुलेट करेंगे, छोटे-छोटे प्राइस मूवमेंट का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉक प्राइस मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग चलती है, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। तो जैसे ही कुछ नीचे आता है वो खरीद देते हैं, ऊपर जाता है वो बेच देते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बाय करके भी आप चल सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है? टोटल ट्रेडेड वैल्यू का कुछ परसेंट इसमें देना होता है। तो आपको फॉर एन एग्जांपल एसबीआई का फ्यूचर खरीदना है। अब एसबीआई का फ्यूचर खरीदने के लिए फॉर एन एग्जांपल उसका ₹1000 रेट चल रहा है और ₹1000 ही आपका उसका लॉट साइज़ है। तो टोटल 10 लाख का माल हो गया, लेकिन इसमें 10% या 12%, 15% जो भी एक्सचेंज डिसाइड करता है वो आपको मार्जिन देना होता है। तो यानी कि 10 लाख का माल आप 1 लाख में खरीद सकते हैं और उसको पूरा महीना होल्ड कर सकते हैं। बट हर दिन का आपको मार्क टू मार्केट उसमें देना होता है। तो अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन अगर नीचे गिर गया तो आपका लॉस है। तो छोटी-छोटी मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ₹1000 पे लिया, 1005 पे बेच दिया, ₹5 कमा लिए, ₹1000 का लॉट है तो 5000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से स्पेकुलेट लोग करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन इन डेरिवेटिव मार्केट्स। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। उसके बाद आ जाते हैं आर्बिट्राजर। तो ये आर्बिट्राजर का मेन काम क्या है, ये एडवांटेज उठाते हैं डिस्क्रिपेंसी बिटवीन 2 डिफरेंट मार्केट्स। तो जो 2 मार्केट्स, जो एक स्टॉक प्राइस का या कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस का 2 एक्सचेंज पे जब लिस्ट होती है उनमें जो प्राइस डिफरेंस होता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि दे आर्बिट्राजिंग अपॉर्चुनिटीज कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 कैश मार्केट्स, कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 डेरिवेटिव मार्केट्स, कैन एग्जिस्ट बिटवीन 1 कैश एंड 1 डेरिवेटिव मार्केट्स। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Question number 1, which of the following is the role of derivatives? Financing, cash or liquidity management, risk management या all of the above? तो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा इसको कि risk management, तो आंसर इज सी। Second question, participant who take position in currency derivatives to reduce currency risk. सो मैंने आपको बताया कि करेंसी डेरिवेटिव्स में रिड्यूस करने के लिए रिस्क को कौन करता है, हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्राजर्स या नन ऑफ द अबव। तो रिड्यूस करने के रिस्क को हेजर्स यूज करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स टू हेज देयर रिस्क, राइट।
क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव्स? करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी स्वैप्स या करेंसी फ्यूचर्स? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो डेरिवेटिव कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? फॉरवर्ड, स्वैप्स और फ्यूचर्स, ये तीनों ही एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, following derivative contracts are traded only on exchanges: currency options, currency swaps, currency futures या FX swaps? तो options, exchange पे currency futures trade होते हैं। So guys, this is it from this chapter. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and thank you so much वीडियो में बने रहने के लिए। I hope आपको ये पूरी सीरीज वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ वेट करें चैप्टर नंबर 3 का फ्रॉम करेंसी डेरिवेटिव्स बुक। थैंक यू सो मच।